साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेकेंड क्लास दूसरे क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अर्थशास्त्र, उसके प्रकार, पुस्तक अर्थशास्त्र का पुस्तक और उसके लेखक, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, समितियां, आर्थिक विकास अवस्था मापन, नई आर्थिक नीतियां, क्रांति जो थी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, शेयर मार्केट, मानक संगठन, महत्वपूर्ण आयाम, अकाल, दुर्भिक्ष तक हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ लिया था। जो भी साथी पहला क्लास नहीं देखे हैं, पहले पहला क्लास पढ़ के आइए, 35 मिनट का वीडियो, उसके बाद इस क्लास को आप देखिएगा। आज हम इस वीडियो में साथियों नियोजन पंचवर्षीय योजना से लेकर के मुद्रा, बैंकिंग, टकसाल, नोटबंदी, विमुद्रीकरण, अवमूल्यन, वित्तीय संस्थाएं, आरबीआई, बैंकिंग संस्थाएं, मौद्रिक नीति, वैट, जीएसटी, कर, बजट, बेरोजगारी, गरीबी, राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सीएसओ, एनएसओ, सभी क्रांतियां, जैसे पीली क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक, उस क्रांति का संबंध किसे, तमाम सभी प्रश्न हमारे, और अंत में नवरत्न महारत्न पढ़ा जाएगा। आपने पहले क्लास में पढ़ा था साथियों, ये पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। उसके बाद पुस्तक और लेखक आपने पढ़ा, अर्थशास्त्र के सिद्धांत को पढ़ा आपने। अर्थशास्त्र के जो भी सिद्धांत है रट लीजिएगा, याद करने वाले जो फैक्ट है उसको याद कर लीजिएगा, लिख करके 2 बार 3 बार देख करके। समितियां, इकोनॉमी की समितियां हैं। उसके बाद से आर्थिक विकास की अवस्था, आर्थिक विकास का मापन हमने पढ़ा था, आधारभूत प्रत्यागम और पीपीपी के आधार पर, मानव विकास सूचकांक के आधार पर कैसे निकाला जाता है, सब मानक संगठन हमने पढ़ा था साथियों। उसके बाद महत्वपूर्ण आयाम इकोनॉमी के, जिसमें हम लोगों ने दादा भाई नौरोजी का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जो दादा भाई नौरोजी, उन्होंने जो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था ब्रिटिश काल में, उनके ब्रिटिश नीतियों के परिणाम स्वरूप कौन कौन से अकाल पड़े थे, किस वर्ष में अकाल पड़े थे, सब फैक्ट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम का साथियों। उसके बाद उद्योगों का प्रारंभ हमारे भारत में कब शुरू हुआ, कहाँ पहला उद्योग किस चीज का पड़ा, और दुनिया में पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ आई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई थी। यहाँ से हम आज शुरू करते हैं सेकेंड क्लास में। देखिएगा, नियोजन या प्लानिंग, नियोजन या प्लानिंग, ठीक है साथियों। सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में, यानी कि 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने नियोजन शब्द दिया था। नियोजन शब्द या प्लानिंग शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, एम विश्वेश्वरैया साहब ने किया था। इनकी पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में 1934 में इन्होंने, एम विश्वेश्वरैया साहब ने पहली बार नियोजन शब्द का प्रयोग किया, और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन होता है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन। प्लानिंग शब्द का, नियोजन शब्द का पहली बार भारत में हमारे प्रयोग 1934 में एम विश्वेश्वरैया, उनके पुस्तक का नाम प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। साथियों, हम 2 बार बोलेंगे हर चीज को, आप हमारे साथ रिपीट करके बोलिएगा तो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। कोशिश करिए, याद हो जाएगा क्लास में ही। 1943 आर्देसर दलाल ने एक बॉम्बे प्लान तैयार किया था। ये चारों फैक्ट है, पुट या सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन यहां से बन जाता है। बॉम्बे प्लान किसने प्रस्तुत किया था, बॉम्बे प्लान आर्देसर दलाल ने 1943 में प्रस्तुत किया था। गांधीवादी योजना किसका था, मन्ना रायन साहब का गांधीवादी योजना 1943 में दिया गया था। जन योजना किसने दिया था, जन योजना एम एन राय ने दिया था 1945 में। सर्वोदय योजना किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण साहब ने 1950 में जन सर्वोदय योजना दिया था। बॉम्बे प्लान आर्देसर दलाल 1943, गांधीवादी योजना मन्ना रायण 1943, जन योजना एम एन राय 1945, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण 1950। इसके बाद एक नया दौर शुरू होता है साथियों, हमारे देश में प्लानिंग कमीशन का गठन होता है, योजना आयोग का गठन होता है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होता है। किस समिति की सिफारिश पर, तो केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को हमारे देश में प्लानिंग कमीशन योजना आयोग का गठन होता है। हमारे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ध्यान रहे कि योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री पदेन रूप से इसके अध्यक्ष होते हैं। तो प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष खूब पूछा जाता साथियों, उपाध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के प्रथम, तो गुलजारी लाल नंदा साहब। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। अब इस योजना आयोग का कार्य क्या, इस योजना आयोग का कार्य था पंचवर्षीय योजना तैयार करना, यानी 5 साल का एक विस्तृत या बहुउद्देशीय या दूरदर्शी प्लान हमारे देश के लिए तैयार करना, इसका उद्देश्य था। 5 ईयर प्लान तैयार करना, पंचवर्षीय योजना तैयार करना प्लानिंग कमीशन का उद्देश्य था। इस प्लानिंग कमीशन के
जो भी प्लान थे 5 वर्ष के, इसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका गठन होता है 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन होता है 6 अगस्त 1952। और इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री पदेन रूप से एनडीसी के भी अध्यक्ष होते हैं। एनडीसी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री पदेन रूप से होते हैं। एनडीसी का कार्य क्या होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देना या अनुमोदन प्रदान करना। 5 ईयर प्लान को अनुमति या स्वीकृति या अनुमोदन कौन देता, तो एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके बाद आगे देखिएगा, जो हमारे देश में पंचवर्षीय योजना आई थी, 12 पंचवर्षीय योजना, यहाँ से फैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडल कौन, सन कौन सा। और इसके बाद पंचवर्षीय योजना में जो महत्वपूर्ण चीजें हुई थी साथियों, उन सबको भी हमने कवर किया है। आपके एग्जाम ओरिएंटेड एकदम शानदार कंटेंट वाला ये नोट्स है, तो आप 2-3 बार जरूर इसको देख करके जाइएगा। इंडियन इकोनॉमी जो आपको भय था वो सब दूर हो जाएगा, चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हो और चाहे पहले से कई बार आप पढ़े हो। देखिएगा पंचवर्षीय योजना को, सभी पंचवर्षीय योजना को, पहली पंचवर्षीय योजना साथियों, प्लानिंग कमीशन 1950 में गठित होता है। उसके बाद 1951 में, 1951 से 1956 5 साल के लिए पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की जाती है, जिसका मॉडल था हेराल्ड डोमर। हेराल्ड डोमर पर आधारित पहली पंचवर्षीय योजना, जिसका उद्देश्य रखा गया स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद संविधान जब लागू हुआ तो पंचवर्षीय योजना का बहुउद्देश्य या दूरगामी दूरदर्शी उद्देश्य ये था कि कृषि के क्षेत्र में डेवलप किया जाए। और लक्ष्य रखा गया प्रतिशत में 2.1% लक्ष्य रखा गया, और प्राप्ति कितनी हुई, तो 3.6%। यानी पहली पंचवर्षीय योजना हमारी सफल हुई थी, 2.1% टारगेट रखा गया था, प्राप्ति हुई थी 3.6%। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरू होती है, 1961 तक चलती है। 5 साल की योजना, इसलिए पंचवर्षीय योजना इसे कहा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य उद्योग के क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए इसका टारगेट रखा गया था। परसेंटेज में कितना था, तो 4.5 रखा गया। उत्साहित होकर साथियों देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 2.1% जो लक्ष्य था उससे ज्यादा प्राप्ति हुई, तो उत्साहित होकर के हमारे नीति निर्माताओं ने इससे लगभग 2 गुना से ज्यादा टारगेट रख दिया, 4.5। लगभग प्राप्ति भी उसके आसपास में हुई है, 4.21%। दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना देखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ईस्वी तक होता है। ध्यान रहे यहाँ पर साथियों, जॉन सैंडी और सुकमा चक्रवर्ती और गॉडगिल दोनों फार्मूला पे आधारित था। हमने ज्यादातर क्वेश्चंस देखा है, उसमें आंसर दिया गया है गॉडगिल फार्मूला, लेकिन अगर परीक्षा में ऑप्शन में जॉन सैंडी और सुकमा चक्रवर्ती उतर जाते हैं तो इनको आप ट्रिक करिएगा। आपको जब सर्च करेंगे पुस्तक में तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें आएगा, इसलिए हमने तैयार किया आपके लिए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का एक्यूरेट आंसर है कि जॉन सैंडी और सुकमा चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था, लेकिन इनका नाम नहीं रहेगा परीक्षा में, तो तीसरी और चौथी दोनों पंचवर्षीय योजना गॉडगिल फार्मूला पर आधारित था। ध्यान रहे, इसका क्षेत्र क्या था, उद्देश्य क्या था, तो स्वतः स्फूर्त आत्मनिर्भर तीसरे पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। लक्ष्य कितना, तो 5.6% लक्ष्य रखा गया था। प्राप्त कितना हुआ, 2.72% प्राप्त हुआ था, 2.72%। इसके बाद साथियों योजना अवकाश आता है। योजना अवकाश हमारे देश में तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आता है। कब, तो 1966-67 में, 1966-67 के बाद 1967-68 में, 1967-68 के बाद 1968-69 में 3 ये योजना अवकाश आता है। यानी कि पंचवर्षीय योजना इस समय कुछ कारणों से नहीं आ पाता है। तो किस कारण से नहीं आ पाता है, 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया, 1962 चीन का बाह्य आक्रमण, और 1965 पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है। इसी कारण से हमारा पंचवर्षीय योजना नहीं आ पाया, 3 पंचवर्षीय योजना का अवकाश हो जाता है। देखिएगा 1966-67, 67-68 और 68-69 योजना अवकाश है। उसी दौरान साथियों, इसी दौरान हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी भी लगता है, राष्ट्रीय आपात लगता है पहली बार। उसके बाद आता है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर के 1974 तक होता है। इसमें भी वही बात है साथियों, क्वेश्चन पूछा गया है तो गॉडगिल उत्तर मारा गया है, लेकिन अगर डिटेल में हमने को जाए तो सुकमा चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। तो अगर सुकमा चक्रवर्ती ऑप्शन में रहते हैं और गॉडगिल भी रहते हैं तो आप सुकमा चक्रवर्ती को ट्रिक करिएगा, अन्यथा गॉडगिल रहते हैं तो गॉडगिल को करिएगा। आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको गॉडगिल ज्यादा मिलेगा। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। लक्ष्य 5.6% लक्ष्य रखा गया और 3.3 प्राप्ति हुई थी। इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में 14
बड़े बैंकों का, प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों का कब किया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में। किस वर्ष किया गया? 1969 में। 1969 में 14 बड़े बैंकों का, प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद देखिएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। ध्यान रहे साथियों, पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की योजना, लेकिन जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो 5 साल नहीं चल पाई। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 में शुरू होती है और 1978 में समाप्त कर दी जाती है। दुर्गा प्रसाद धर समिति या मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय। रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय। दुर्गा प्रसाद धर मॉडल आधारित 4 वर्ष की थी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जितनी आई सब 5 साल थी, लेकिन जो जिसका नाम है पांचवी पंचवर्षीय योजना वो 5 साल नहीं चल पाई, 4 साल में ये समाप्त हो गई। कारण क्या था? क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार थी वह गिर गई 1978 में और जनता पार्टी की सरकार बन गई। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। 1978 में जनता पार्टी की सरकार आई, पंचवर्षीय योजना पर विराम लग गया था। लेकिन आगे फिर देखने को मिलता है साथियों, देखिएगा यहाँ पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद जब सरकार बदलती है केंद्र में तो रोलिंग प्लान आता है, अनवरत योजना आता है। 1978 से 1980 यानी 1978-79 और 1979-80 दो ये रोलिंग प्लान था, अनवरत योजना था, रोलिंग प्लान या अनवरत योजना। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना आती है 1980 से 1985। 1980 से 1985 छठी पंचवर्षीय योजना, जिसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि। गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि। इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, इसमें समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय इसका उद्देश्य था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय इसका उद्देश्य था। इसके बाद फिर साथियों 1990 के बाद 2 योजना अवकाश आता है। 2 योजना अवकाश फिर से होता है जिसे वार्षिक योजना कहा जाता है। 1990 से 91 और 1991 से 92 ये वही दौर है साथियों जब हमारे देश में थोड़ा सा आर्थिक दिक्कत आ जाता है और इसी दौरान 1991 में हमारे देश में एक नई आर्थिक क्रांति होती है, नई आर्थिक नीति आती है, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के समय में और वित्त मंत्री मनमोहन जी के नेतृत्व में। किस कारण से पंचवर्षीय योजना का फिर से योजना अवकाश हो गया या वार्षिक योजना आया? तो आर्थिक बदलाव के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू न हो सकी। आर्थिक कारणों से। क्या आर्थिक कारण था? हमने बताया 1991 में नई आर्थिक क्रांति आती है। उसका वजह यही था कि हमारे देश में मंदी आने वाला था, इसीलिए नया पॉलिसी लागू किया गया, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। फिर शुरू होता है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट। हमारा देश दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन रहा था। हमारे देश में मैन पावर ज्यादा थे, लेकिन हमारे देश में मैन पावर रिसोर्सेस नहीं थे। वही चाइना जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है, उसी जनसंख्या को उसने रिसोर्सेस बना दिया और वर्तमान में पावरफुल देश है। एक अमेरिका से कमजोर भी नहीं है और चाइना ठीक ठाक दुनिया में वैश्विक पावर के रूप में है। लेकिन हमारा देश, हमारे देश में भी जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन हमारी जनसंख्या रिसोर्सेस में नहीं है। तो वहीं से टारगेट शुरू हुआ कि अब हम जो है मनुष्य को, अपने अपने मानव के, अपने नागरिकों को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करेंगे, मानव संसाधन बनाएंगे। 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 1902, इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 का उद्देश्य था। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, इसमें उद्देश्य था गरीबी, बेरोजगारी समाप्त करना और 10 वर्षों में आय दोगुनी करना। गरीबी, बेरोजगारी समाप्त करना और 10 वर्षों में आय दोगुनी करना 10वीं पंचवर्षीय योजना का 2002 से 2007 तक का उद्देश्य था। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका मॉडल ध्यान रखिएगा सी रंगराजन मॉडल पर आधारित था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2011, इसका उद्देश्य था तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। मॉडल सी रंगराजन और 2007 से 2012 तक था। इसके बाद अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सा था? 12वीं पंचवर्षीय योजना। अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना। देखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, इसका उद्देश्य था तीव्रतर, संपोषणी और अधिक समावेशी विकास। तीव्रतर, संपोषणी और अधिक समावेशी विकास 2012 से 17 12वीं या अंतिम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसके बाद साथियों 2014 में एक बड़ा राजनैतिक परिवर्तन हमारे देश में होता है
उसके बाद ये योजना आयोग जो था उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया और पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके एक बृहद और दूरदर्शी थिंक टैंक के माध्यम से प्लान बनाए गए हमारे देश में। उसका नाम पंचवर्षीय योजना नहीं है। देखिएगा 2015 में पंचवर्षीय योजना समाप्त किया जाता है, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 तक चलना था 2015 में समाप्त किया जाता है और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन होता है 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन होता है। नीति का फुल फॉर्म ध्यान रखे रहिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म था। और साथियों नीति आयोग या योजना आयोग दोनों मंत्रिमंडलीय सलाह से स्थापित हुए थे। नीति आयोग या योजना आयोग मंत्रिमंडलीय सलाह से स्थापित हुए थे, इसीलिए इन्हें गैर संवैधानिक संस्थान कहते हैं। गैर संवैधानिक संस्थान का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि ये इलीगल संस्थान है। जो भी संस्थान निकाय मंत्रिमंडल की सलाह से स्थापित होता है उसे गैर संवैधानिक कहते हैं। तो नीति आयोग या योजना आयोग ये दोनों गैर संवैधानिक संस्थान थे। नीति आयोग में भी अध्यक्ष कौन होगा? तो प्रधानमंत्री पदेन रूप से अध्यक्ष होंगे। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन? तो नरेंद्र मोदी हमारे देश के 2014 में बने प्रधानमंत्री। और प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग के पहले सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सिंधु खुल्लर। नीति आयोग का कार्य क्या था? नीति आयोग एक थिंक टैंक संस्थान है जो लंबे अवधि की योजना बनाती है। वर्तमान में नीति आयोग के हम बारे में बात करें, वर्तमान में नीति आयोग के बारे में करंट अफेयर में साथियों, तो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हमारे मोदी जी हैं और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी के बाद अभी करंट में अशोक लाहिड़ी जी बने हैं। अभी कुछ ही दिन पहले का ये घटनाक्रम है साथियों। सुमन की बेरी जी के स्थान पर नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी जी बन गए और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्तमान में वीवीआर सुब्रमण्यम जी के स्थान पर अनुराग जैन जी हैं। अनुराग जैन जी ने किसका स्थान लिया? वीवीआर सुब्रमण्यम। जो लास्ट पोस्ट के व्यक्ति होते हैं ना साथियों, उनका भी नाम थोड़ा ध्यान रखे रहिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे देखिएगा, जो भी योजना आयोग या पंचवर्षीय योजना आयोग हमने 3-4 पॉइंट में पढ़ा है कि उसका ईयर कब से कब तक था, मॉडल क्या था, उद्देश्य क्या था, थोड़ा सा इसमें डिटेल से क्वेश्चन पूछा जाता है। उन सभी क्वेश्चन को हमने कलेक्ट किया है। जैसे बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित हुआ, या फिर हमारे देश में गरीबी उन्मूलन कब रखा गया, किस पंचवर्षीय योजना में। तो हर पंचवर्षीय योजना से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उन सबको जल्दी से कवर कर लेते हैं। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना का महत्वपूर्ण तथ्य, रूस देश से अपनाया गया हमारा पंचवर्षीय योजना का मॉडल। ध्यान रहे, आपको शुरू में बताया साथियों कि हमारा देश जब तैयार हुआ, आजादी के बाद संविधान वगैरह लागू हुआ, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की तरफ झुकाव रखा और गांधी जी चाहते थे पूंजीवाद आए। तो देखिए, समाजवादी देश जो रूस है उसी से अपनाया गया पंचवर्षीय योजना। हालांकि हमारे देश में न समाजवादी अर्थव्यवस्था न पूंजीवादी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। रूस देश से अपनाया गया पंचवर्षीय योजना या योजना आयोग। इसे किसने अपनाया था? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। विश्व में जोसेफ स्टालिन जो रूस के थे, उन्होंने 1928 में यह लागू किया था। दुनिया में सबसे पहले किसने यह प्रस्तुत किया था पंचवर्षीय योजना? तो जोसेफ स्टालिन। कहाँ के? रूस के। किस वर्ष में? 1928। भारत में जवाहरलाल नेहरू ने लाया था पंचवर्षीय योजना और विश्व में जोसेफ स्टालिन ने 1928 में। इसके बाद देखिएगा, पूछा जाता है भाखड़ा नांगल परियोजना बाढ़ या दामोदर घाटी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना या ब्यास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में आया? पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल बाढ़, दामोदर घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना आया था। इसके बाद देखिएगा साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था? भिलाई इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाना, दुर्गापुर इस्पात कारखाना, ये तीनों स्थापित होता है। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित होता है। भिलाई रूस के सहयोग से, और भिलाई कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और कहां पर है? उड़ीसा में है। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से और है कहां पर? पश्चिम बंगाल में। और तीनों दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित होता है। भिलाई रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में स्थापित होता है। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में स्थापित होता है। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में स्थापित होता है दूसरी पंचवर्षीय योजना में। आगे देखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो हमने कहा ना कि समाजवादी और पूंजीवादी का मिश्रण हमारे अर्थव्यवस्था में अपनाया गया, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था दूसरे पंचवर्षीय योजना में ही आता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प हमारे देश के लिए कब चुना गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे महत्वपूर्ण बोकारो स्टील प्लांट।
झारखंड में है, ये स्थापित होता है किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से। बोकारो झारखंड स्टील प्लांट रूस के सहयोग से स्थापित हुआ। हम परीक्षा में बहुत कंफ्यूज होते थे साथियों कि भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और बोकारो, तो इसके लिए छोटा सा हिंट बना दिए हैं कि बोकारो, थोड़ा सा ये यूनिक नाम लग रहा है, बोकारो, बेकार, ये इनसे अलग हो जाता है। तो ऐसा आप याद रखेंगे कि तीन जो है एक साथ स्थापित और बोकारो, बेकार ये अलग से स्थापित होता है। इसका मतलब यह जो है तीसरे पंचवर्षीय योजना में, ये हिंट मात्र है, हमारा दिमाग इस संकेत को पहचान ले बस। इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत प्रसिद्ध हमारे देश की एक रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति आती है। लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव कब होता है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति, तीसरी पंचवर्षीय योजना में लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव, यानी कि पंचायत चुनाव होता है। उसके बाद पूछा जाए सबसे असफल योजना कौन सी थी, सबसे असफल पंचवर्षीय योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, सबसे असफल तीसरी पंचवर्षीय योजना। उसका कारण था साथियों कि चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया और पाकिस्तान से युद्ध हुआ और 1966 में सूखा या अकाल पड़ा। हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद कब अकाल पड़ा है, 1966, और इससे पहले हमने पढ़ा है कि 3 बार और अकाल आ चुका है। अंग्रेजों के जाने से थोड़ा सा पहले भी 1943 में बंगाल में भीषण अकाल आया था। देखिए फिर से 1962 चीन आक्रमण, 1965 पाक युद्ध और 1966 सूखा और अकाल, इन तीनों के कारण हमारे देश में तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल पंचवर्षीय योजना में गिनी जाती है। इसके बाद देखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि की सर्वाधिक वृद्धि रही, चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि की सर्वाधिक वृद्धि रही और चौथी पंचवर्षीय योजना में ही 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। चौथी पंचवर्षीय योजना में ही इसरो का गठन 1969 में होता है। चौथी पंचवर्षीय योजना में ही 1969 में इसरो का गठन होता है। चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू होता है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू होता है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में ही। पांचवी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में हमने कहा कि इसका नाम है पांचवी पंचवर्षीय योजना, लेकिन ये 5 साल नहीं चल पाई है, ये 4 साल ही चली थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया गया, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी हटाओ नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली कब शुरू होता है, NHAI कब शुरू होता है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली शुरू होती है। छठी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या आता है देखिएगा। छठी पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक का गठन होता है 12 जुलाई 1982 को। छठी पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक का गठन 12 जुलाई 1982 को होता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू होता है, परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू होता है। मूल्य नियंत्रण प्रणाली समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत होती है। मूल्य नियंत्रण प्रणाली समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण शुरू होता है। नेहरू समाजवाद का अंत होता है। नेहरू समाजवाद का अंत कब होता है, छठी पंचवर्षीय योजना में नेहरू समाजवाद का अंत होता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू होता है। समन्वित विकास कार्यक्रम शुरू होता है। आपसे ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम साथियों। नेहरूवादी समाजवाद कब समाप्त होता है, छठी पंचवर्षीय योजना में। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू होता है, तो छठी पंचवर्षीय योजना में। सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या महत्वपूर्ण हुआ था, सातवीं पंचवर्षीय योजना में ये राजीव गांधी जी के कार्यकाल में शुरू होता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल में शुरू होता है और गरीबी की माप हेतु लकड़वाला समिति गठित होती है। लकड़वाला समिति का संबंध किससे है, गरीबी से संबंधित है। लकड़वाला समिति कब आती है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में। भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया जाता है। भोजन, काम और उत्पादन का नारा कब दिया जाता है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में। जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना कब शुरू होता है, 1989 में। जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना 1989 में शुरू होता है, ध्यान रखिएगा। जवाहर ने रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना 1989 किस पंचवर्षीय योजना में, सातवीं पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू होता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 शुरू होता है। विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायत और नगर निकाय के चुनाव शामिल किए जाते हैं साथियों। आठवीं पंचवर्षीय योजना में विकेंद्रीकरण ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में भी आ जाता है। निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, नई आर्थिक क्रांति कब अपनाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आठवीं पंचवर्षीय योजना में। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1991 में आर्थिक क्रांति होती है। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण क्या होता है, समझ लेते हैं जल्दी से। निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन, जो भी समाजवादी संसाधन थे, जो भी सार्वजनिक संसाधन थे, जो भी जनता के स्वामित्व वाले या सरकार के स्वामित्व वाले संसाधन थे, उसको धीरे धीरे निजी या पूंजीपतियों के हाथ में सुपुर्द किया गया, उसी को निजीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण मतलब हुआ कि जब ओपन इकोनॉमी हो जाए, किसी देश का खुली अर्थव्यवस्था हो जाए,
हमारे भारत का सामान बाहर बिके, बाहर का सामान, विदेशों का सामान हमारे भारत में बिके, तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। पूरा दुनिया एक बाजार बन जाए तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। आप किसी भी देश के दूसरे देशों से विदेशों से सामान खरीद सकते हैं और अपना सामान बेच सकते हैं, तो वैश्वीकरण ये भी 1991 में आता है। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लाइसेंसिंग प्रणाली को उदार कर देना। लाइसेंसिंग प्रणाली को उदार कर देने का अर्थ होता है उदारीकरण। किसके समय में आया था? पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के समय में। किस पंचवर्षीय योजना में? 8वीं पंचवर्षीय योजना। किस वर्ष में? 1991 में। कौन वित्त मंत्री थे? मनमोहन सिंह। इसे कहते क्या है? हम आर्थिक क्रांति कहते हैं या नई आर्थिक क्रांति कहते हैं। ये एक नया आर्थिक बदलाव का डेडलाइन था साथियों। 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या होता है? स्वतंत्रता का 50 वर्ष पूरा होता है। इसमें अटल जी प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्रता का 50वें वर्ष में कौन सी पंचवर्षीय योजना? 9वीं पंचवर्षीय योजना। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अंतरराष्ट्रीय मंदी के कारण यह योजना असफल होती है। हमारे देश में नहीं, हमारे देश में भी हमने देखा साथियों कि 1991 में जो नई पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिकल रिवोल्यूशन आता है, उसकी वजह से मंदी तो नहीं आती है। अमेरिका, ब्रिटेन, कई देशों में मंदी थी। उसी मंदी के कारण हमारे देश में कुछ प्रभाव पड़ता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना थोड़ी असफल रहती है। इसका कार्यकाल 1997 से 2002, 9वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका लक्ष्य रखा गया था 6.5% प्राप्त हुआ था। 5.5%, 6.5% लक्ष्य रखा गया, 5.5% प्राप्ति हुआ था। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना और गरीबी बेरोजगारी समाप्त करना लक्ष्य रखा गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना और गरीबी बेरोजगारी समाप्त करना लक्ष्य रखा गया था। 2007 तक शिक्षा मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने का लक्ष्य रखा गया। शिक्षा मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने का लक्ष्य कब रखा गया? 2007 में 10वीं पंचवर्षीय योजना। साथियों, एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा, सभी हमारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? 2009 में राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, शिक्षा का अधिकार बना और 2010 में यह लागू होता है। आरटीई कब बना? 2009 में। आरटीई हमारे देश में लागू कब हुआ? 2010 में। शिक्षा का अधिकार हमारे देश में लागू कब होता है? 2010 में। किस पंचवर्षीय योजना में? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 शुरू होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 शुरू होता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 शुरू होता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009 शुरू होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 शुरू होता है। राष्ट्रीय राजीव आवास योजना 2011 में शुरू होता है। और मनरेगा 2009 में, जो पूर्व में इसका नाम था नरेगा, 2006 में शुरू होता है साथियों। नरेगा 2 फरवरी 2006 को शुरू होता है, उसी का नाम बदला जाता है, महात्मा गांधी नरेगा कर दिया जाता है 2009 में। ये सारी बातें साथियों 11वीं पंचवर्षीय योजना में होती है। देख लीजिएगा, 2009 में आरटीई बनता है, 2010 में आरटीई लागू होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 में इसी समय लागू होता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 इसी पंचवर्षीय योजना में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009 इसी पंचवर्षीय योजना में। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 इसी पंचवर्षीय योजना में। राजीव आवास योजना 2011 इसी पंचवर्षीय योजना में। मनरेगा का नाम 2009 में बदला जाता है इसी पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद अगला टॉपिक है साथियों मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग, इसमें भी दो हिस्सा हम बांट लेंगे, एक मुद्रा अलग से पढ़ेंगे और फिर बैंकिंग प्रणाली को अलग से पढ़ा जाएगा। हालांकि ये सिलेबस जो है एक ही है, मुद्रा और बैंकिंग आपको मिलेगा जब आप देखेंगे अपना सिलेबस। तो हम पहले मुद्रा पढ़ते हैं। मुद्रा अंग्रेजी में जिसे मनी कहा जाता है, मुद्रा को अंग्रेजी में मनी कहा जाता है। मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तु विनिमय का स्थान ले। मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तु विनिमय का स्थान ले। जैसे अगर हम इतिहास में बात करें तो कोई भी सामान खरीदना रहता था तो हम गेहूं, चावल, जो भी हमारे पास सामान है उस सामान को उठा करके लेके जाते थे और बदले में बाजार से जो सामान आवश्यकता की थी उसको खरीदते थे। उसी वस्तु विनिमय का स्थान जिस वस्तु ने ले लिया, जिस चीज ने ले लिया, उसी को मुद्रा कहते हैं। चाहे वो धातु के रूप में हो, चाहे कागज के रूप में हो साथियों, चाहे प्लास्टिक मनी के रूप में हो, उसी को हम मुद्रा कहते हैं। मुद्रा सर्व स्वीकार्य होता है। मुद्रा सर्व स्वीकार्य होता है, वस्तु विनिमय सर्व स्वीकार नहीं है। अभी भी कुछ जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है कि ये सामान बदल करके ये सामान ले सकते हैं। लेकिन क्या आप एक बोरा गेहूं ले जाकर के शहर में कोई अपने पसंद की सामान खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको मुद्रा की आवश्यकता है। इसीलिए कहा गया है मुद्रा सर्व स्वीकार है, वस्तु विनिमय नहीं। मुद्रा एक रूप और विभाजनीय होती है। मुद्रा एक रूप होती है, एक ही रूप उसका होता है, और विभाजनीय यानी कि अगर 1000 रुपए की मुद्रा है या 500 रुपए की मुद्रा, 1000 की मुद्रा प्रचलन में नहीं है, 500 की मुद्रा है तो ये विभाजनीय है।
10 10 10 10 के नोट में करेंसी में उसको कन्वर्ट कर लीजिए, या 50 के या 100 में कन्वर्ट कर लीजिए, तो विभाजनीय होता है मुद्रा। उसके बाद मुद्रा का कार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुद्रा का कार्य क्या होता है? ध्यान रहे, मुद्रा के दो कार्य होते हैं, एक प्राइमरी काम होता है और एक प्राइमरी काम होता है और एक गौण काम होता है। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कार्य क्या होता है? विनिमय का साधन, कोई भी सामान बदल के खरीद सकते हैं। और मूल्य का मापक यानी किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण करते हैं मुद्रा से ही। मूल्य का मापक और विनिमय का माध्यम प्राथमिक कार्य है मुद्रा का। और मुद्रा का गौण कार्य क्या है? मुद्रा का गौण कार्य है भावी भुगतान का आधार, यानी कि भविष्य में पेमेंट का आधार। और मूल्य का संचय, मूल्य का संचय यानी कि पैसा को आप घर पे अपने कलेक्ट करके रख रहे हैं, जान लीजिए पैसे को आप गुल्लक में कलेक्ट करके या जमीन के अंदर दबा करके या अलमारी में रख रहे हैं, तो मूल्य का ह्रास है। समझ लीजिए कि हर साल जो मनी का इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति होती है, मुद्रा का वैल्यू बढ़ता है और आप अपने घर में पैक करके मुद्रा का, अपने घर में संचय करके मुद्रा का रखते हैं, तो हर साल आपको 4% 5% का लॉस हो रहा है, तो ये गौण काम में आता है। मूल्य का हस्तांतरण, ये भी गौण कार्य है, मतलब ये कार्य है मुद्रा का, लेकिन प्राइमरी काम ये है और ये गौण कार्य है। एग्जाम पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? ऑप्शन, भावी भुगतान का आधार, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण और विनिमय का माध्यम। तो क्या होगा प्राथमिक कार्य? विनिमय का माध्यम, रख लीजिएगा। इसके बाद मुद्रा की मांग, मुद्रा की मांग क्या क्या होती है? मुद्रा की मांग क्या क्या होती है और कहां कहां होती है? तो पहले लेन देन में, ट्रांजेक्शन में, लेन देन में, ट्रांजेक्शन में मुद्रा की मांग होती है। उसके बाद सतर्कता में, प्रिकॉशन में, यानी कि आपको भविष्य की तैयारी कि अगले महीने में राशन वगैरह कैसे खरीदा जाएगा, उसके लिए भी तो आप पैसा जेब में बचा करके रखते हैं कि अगले महीने में हमको ये किताब खरीदना है, ये वस्तु खरीदना है, ये सामान खरीदना है। तो इसका मतलब सतर्कता के लिए भी मुद्रा की मांग होती है, भविष्य के लिए भी मुद्रा की मांग होती है। ध्यान रखिएगा, ये प्रिकॉशनिंग है, ये विजिलेंस नहीं है सतर्कता वाला, ये प्रिकॉशनिंग है कि पहले से आप तैयारी करके रखते हैं मुद्रा। और सट्टा, ये स्पेकुलेशन, सट्टा भी मुद्रा का मांग होता है। तो मुद्रा के कितने मांग? 3 मांग, लेन देन, ट्रांजेक्शन, प्रिकॉशन, सतर्कता और सट्टा मुद्रा की मांग है। मुद्रा के बाद, मुद्रा की मांग के बाद मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई, मुद्रा की सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति आरबीआई द्वारा की जाती है। मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? भारत में मुद्रा की पूर्ति आरबीआई के द्वारा की जाती है। इसके लिए कौन सी प्रणाली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट्टा मारिएगा इसको, न्यूनतम निधि प्रणाली। न्यूनतम निधि प्रणाली के तहत ही आरबीआई मुद्रा की पूर्ति करता है। ये नहीं कि आरबीआई, हमारे सरकार के पास बहुत सारे पेपर हैं, स्याही है, लेबर कास्ट है, लोग हैं, सभी लोग बाग को लगा करके आरबीआई में मशीन से दनादन नोटों की छपाई करके पूरे देश की गरीबी कुछ ही महीना में दूर कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आरबीआई जो मुद्रा की छपाई करती है वो न्यूनतम निधि प्रणाली में करती है। कुछ अनिवार्यता, कुछ शर्तें, कुछ क्राइटेरिया होती है, उस हिसाब से होता है। क्या वो शर्त क्राइटेरिया होता है न्यूनतम निधि प्रणाली में? तो 200 करोड़ रुपए का अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है आरबीआई के पास। आरबीआई 200 करोड़ रुपया रिजर्व अपने पास रखेगी, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का गोल्ड, 115 करोड़ रुपए का गोल्ड और 85 करोड़ का विदेशी प्रतिभूति, 85 करोड़ रुपए का विदेशी प्रतिभूति और 115 करोड़ रुपए का गोल्ड, ये दोनों आरबीआई अपने पास रखना अनिवार्य होता है। समझ लीजिए जमानत राशि के तौर पर 200 करोड़ रुपया, और ये अलग अलग है, 200 करोड़ का पूरा एसेट्स और उसमें भी 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ का विदेशी प्रतिभूति। ये जब रहेगा तभी आरबीआई न्यूनतम निधि प्रणाली के तहत मुद्रा की पूर्ति कर सकता है, मुद्रा की छपाई कर सकता है। मुद्रा के मापक देखिएगा, मुद्रा का M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है, खूब आसानी से समझ में आ जाएगा। भारत में मुद्रा की पूर्ति को 4 मापकों के आधार पर मापा जाता है। भारत में मुद्रा की पूर्ति के कितने मापक हैं? 4। इसको कहा गया M1, M2, M3 और M4 क्या आता है? M1 का मतलब हुआ कि प्रचलन में मुद्रा, जो करेंट में मुद्रा चल रहा है, जैसे 1000 का मुद्रा, मुद्रा प्रचलन से बाहर है, 500 का मुद्रा और जो मुद्रा चल रहा है वो मुद्रा M1 कहलाता है। और मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा मतलब डिमांड डिपॉजिट, जैसे आपका एक बचत खाता होगा, सेविंग खाता होगा, जब मन करता है तब उसमें जाके पैसा डाल देते हैं, जब मन करता है तब उससे निकाल लेते हैं। ये जो बचत खाता हो गया, ये बचत खाता, ये मांग डिपॉजिट हो गया। अदर डिपॉजिट, और भी किसी रूप में आप डिपॉजिट करके रखे हुए हैं, उसको कहा जाएगा, ध्यान रहे, वो सावधि जमा को छोड़ करके। प्रचलन में जो मुद्रा है, बचत खाते में जो पैसा है और अदर डिपॉजिट है, इसको M1 कहा जाता है। M2 किसको कहते हैं? जो M1 है और डाक खाने में जो जमा है, पोस्ट ऑफिस में जो जमा पैसा है और M1 ये पैसा है, इसको M2 कहा जाता है। M3 किसको कहते हैं? M3 उस मुद्रा को कहते हैं जो M1 हो, ये M1 हो और सावधि जमा,
सावधि जमा साथियों। सावधि जमा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फिक्स डिपॉजिट। सावधि जमा को फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। फिक्स डिपॉजिट, अगर आप कुछ निश्चित समय के लिए, कुछ निश्चित समय 3 साल 5 साल के लिए कहीं किसी बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो उस पैसा को फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। इसी में साथ एक और चीज होता है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट मतलब आवर्ती जमा। रेकरिंग डिपॉजिट ये आवर्ती जमा होता है जिसमें आप डेली पैसा जमा करते हैं या मंथ में एक निश्चित धनराशि हर महीना या प्रतिदिन जमा करते हैं तो वो आरडी अकाउंट होता है, आवर्ती जमा होता है। जब एक मुश्त धनराशि 1 लाख 2 लाख 1 साल या 5 साल के लिए फिक्स करते हैं तो उसको फिक्स डिपॉजिट या सावधि जमा कहते हैं। तो ध्यान रहे M1 प्लस सावधि जमा M3 कहलाता है। और M4 किसको कहते हैं? जब M3, ये M3 और डाकखाने की जितनी भी जमा है इसको मिला लेंगे तब ये कहलाएगा M4। फिर से देखिएगा M1 इक्वल टू प्रचलन में मुद्रा और बचत खाता और अन्य जमा, M2 इक्वल टू M1 प्लस डाकखाने की जमा और M3 इक्वल टू M1 प्लस सावधि जमा फिक्स डिपॉजिट और M4 इक्वल टू M3 प्लस डाकखाने की जमा। अब यहां से ये क्वेश्चन अभी हाल में किसी एग्जाम में आया था साथियों, ये मुद्रा की तरलता, मुद्रा की व्यापकता। मुद्रा की तरलता का क्रम क्या है? तरलता यानी लिक्विडिटी, कितना ज्यादा मतलब वो हॉट है, कितना आप जल्दी उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इस सभी मुद्रा में से आपके पास सावधि जमा का एक है पैसा, फिक्स डिपॉजिट का एक कागज है, उससे आपको पैसा लेना है। क्या अभी तत्काल उससे पैसा आप ले सकते हैं? नहीं, बैंक जाना पड़ेगा। हो सकता है आज छुट्टी हो, संडे हो, तो बैंक में पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं आपके पास अगर करेंसी है, नोट है, तो 12 बजे रात में आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। तो जो करेंसी नोट है उसको हम लोग कहेंगे साथियों उसकी तरलता ज्यादा है। और जो आप इनडायरेक्ट रूप से थोड़ा समय के बाद भुगतान उसका करा सकते हैं, कुछ ही जगहों पे उसका भुगतान करा सकते हैं, उसकी तरलता थोड़ी कम होगी। तो उम्मीद है समझ में आएगा। तरलता नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, हम आपको और अच्छे समझा देंगे। मुद्रा की तरलता का क्रम पूछा जाता है तो सबसे तरल होता है M1। जो आप पढ़े साथियों की करेंसी जो वर्तमान में चल रही है वो सबसे तरल है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है। तुरंत कुछ भी खरीद सकते हैं, आपको मन कर रहा है आईफोन खरीदने का, मन कर रहा है नोट्स खरीदने, कुछ भी तुरंत खरीद सकते हैं। उसके बाद M2 होता है, फिर M3, फिर M4। आसान है। M1, M2, M3, M4 ये क्या है? मुद्रा की तरलता का क्रम है। मुद्रा की तरलता क्रम M1, M2, M3, M4। आप बस एक हिंट याद कर लीजिएगा कि M1 में आता है वर्तमान में प्रचलन में मुद्रा, यानी वर्तमान में जो नोट वगैरह चल रहा है, करेंसी चल रही वो, तो उसकी तरलता ज्यादा होगी। अब बाकी जो आपका जो है डाकखाना में जमा है तो डाकखाना खुलेगा तब ना जाके पैसा लेंगे। अब व्यापकता पूछा जाता है, मुद्रा की व्यापकता का क्रम क्या है? M1, M2, M3, M4। तो ध्यान रहे, आप जब याद कर लिए M1, M2, M3, M4, तो जो दूसरा इसका होगा जहां पर भी दो चीज होता है वो पहला सीधा जाता है तो दूसरा उल्टा जाता है। जैसे रेपो रेट हो गया तो रेपो रेट का उल्टा ही तो रिवर्स रेपो रेट होगा। तो वैसे ही तरलता का अपोजिट हो जाएगा व्यापकता। तो यहीं पर आपको याद हो गया कि मुद्रा की व्यापकता का क्रम M4, M3, M2 और M1 है। मुद्रा की व्यापकता का क्रम पहला M4, M3, M2, M1, यानी कि व्यापकता का मतलब कि खूब ज्यादा उसका हिस्सेदारी हो। तो आप ही देखिए कि आपके घर में अगर सोचिए कि सबसे ज्यादा करेंसी मिलेगा कि सबसे ज्यादा डाकखाना में जमा या सावधि में जमा या किसी और रूप में पैसा मिलेगा, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा हमारे देश और परिवार के पास पैसा M4 के रूप में है। कहीं कहीं पोस्ट ऑफिस में, कहीं कहीं बैंक में, कहीं कहीं एसेट्स में, कहीं कहीं भूमि में, जमीन में, चल और अचल संपत्ति में रखा हुआ है। और करेंसी बहुत कम है। करेंसी बहुत कम होगा, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख इतना ही होगा ना। तो M1 का जो व्यापकता है वो कम है और M4 का व्यापकता ज्यादा है। तो याद हो गया होगा उम्मीद है ये। देखिएगा इसके बाद अगला टॉपिक है मुद्रा विमुद्रीकरण। मुद्रा विमुद्रीकरण जिसे व्यवहारिक में नोटबंदी और अंग्रेजी में डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है। पूछा जाए कब कब मुद्रा का नोटबंदी हुआ है? 1946 में, 1978 में और 2016। 2016 वाला तो याद होगा आपको साथियों, 8 नवंबर सन 2016 को मोदी जी ने रात में 8 बजे के लगभग 8 नवंबर 2016 को यहाँ पर साथियों पुरानी जो भी करेंसी थी उसको बंद कर दिया था। तो यही जो पुरानी करेंसी जो प्रचलन में होती है उसको बंद कर देना सरकार के द्वारा, सरकार नहीं बेसिकली आरबीआई के द्वारा निर्णय होता है कि प्रचलन में जो मुद्रा होती है उस मुद्रा को बंद कर देना, प्रचलन से बाहर कर देना, उसी को मुद्रा का विमुद्रीकरण या अंग्रेजी में डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है। व्यवहारिक में आप उसे नोटबंदी कहते हैं। रट्टा मार लीजिए 1946, 1978, 2016। 1946, 1978, 2016, 8 नवंबर 2016 ये नोटबंदी हुआ है हमारे देश के इतिहास में 3 बार। इसके बाद दूसरा टॉपिक है मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब होता है साथियों कि हमारे देश की मुद्रा का मूल्य गिरा देना, कम कर देना, स्वतः से ही कर देना। ऐसा नहीं कि जो बाजार के आधार पर संरचनात्मक तरीके से, जब स्वतः से ही अपने मुद्रा का मूल्य गिराया जाता है ताकि निर्यात को बढ़ावा मिले तो उस स्थिति को कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। व्यवहारिक समझिएगा, सपोज दैट हमारे भारत में बहुत सारा कुर्सी बन रहा है,
चेयर, कुर्सी बन रहा है, लेकिन कुर्सी बिक नहीं रहा है। कारण क्या है कि पड़ोस में एक देश है म्यांमार, म्यांमार भी कुर्सी बना रहा है, खूब ज्यादा कुर्सी वो भी बना रहा है, और उसके यहाँ से कोई अमेरिकी व्यापारी है वो खरीद रहा है, उसको 100 रुपए में पड़ रहा है, और हमारे यहाँ से खरीद रहा है तो 120 रुपए में पड़ रहा है। तो वो जाहिर सी बात है, जहां सस्ता मिलेगा सेम चीज वहीं पे कोई भी व्यक्ति खरीदेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने मुद्रा का वैल्यू थोड़ा सा गिरा देंगे डॉलर के मुकाबले। तो जब हम अपने मुद्रा का वैल्यू गिरा देंगे तो वो जो अमेरिकी जिसको लग रहा था कि 120 रुपए में कुर्सी मिल रहा है, 100 रुपया सस्ता है, तो हमारा जब मुद्रा का वैल्यू जब गिरा साथियों, तो 120 रुपए में भले वो खरीद रहा है, लेकिन उसके डॉलर की अपेक्षा हमारा जो मुद्रा गिरा हुआ है तो उसका डॉलर मजबूत होगा, तो हमारे और भी ज्यादा कुर्सी को खरीद सकता है। जैसे 100 रुपया लेकर के अगर वो आया है तो 100 रुपया में हमारे देश वो 3 कुर्सी खरीद सकता है, क्योंकि हमारे देश की मुद्रा का वैल्यू हमने कम कर दिया है। और बांग्लादेश से चाहे म्यांमार से 2 कुर्सी खरीद सकता है। तो आप सोचिए, उतने ही पैसा में 2 कुर्सी मिल रहा है, उतने ही पैसा में 3 कुर्सी मिल रहा है, तो जहां से 3 कुर्सी मिलेगा वहीं से कोई व्यापारी खरीदना चाहेगा। ये 3 कैसे हुआ है, हमने किया है। जब स्वतः से कोई भी देश अपने मुद्रा का वैल्यू कम कर ले तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। और देखिएगा, जब निर्यात को बढ़ावा देना हो तो घरेलू मुद्रा का मूल्य कम किया जाता है, तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। हमारे घर पे रख करके सामान अगर हमारा खराब हो रहा है, हम बाहर बेचना चाह रहे हैं, तो अपना मुद्रा का वैल्यू कम कर लेते हैं, जिससे विदेशी जो है हमारे सामान को खरीद सकते हैं, क्योंकि उनके डॉलर का रेट तो वही है, हमारे मुद्रा का वैल्यू गिर गया ना, तो उनके डॉलर में हमारा ज्यादा सामान खरीदा जाएगा, तो हमारे यहाँ ज्यादा वो व्यापार करने आएंगे, खरीदने सामान आएंगे। तो ऐसा कितनी बार हुआ है, तो ये भी 3 बार हुआ है साथियों। संजोग देखिए, ये भी 3 बार, ये भी 3 बार। मुद्रा का अवमूल्यन हमारे देश में 1949 में हुआ, 1966 में हुआ, 1991 में हुआ। अगर आप देखें तो तीनों बहुत शानदार डेट है साथियों। 1991 जो है नई आर्थिक क्रांति वाला, 1966 में जो हमारे देश में हरित क्रांति आती है वो, और ये 1949 ऐसा तो संविधान बन रहा था उस दौरान का है। 1949, 1966, 1991 मुद्रा का अवमूल्यन होता है, हमारे मुद्रा का वैल्यू गिराया जाता है। किस लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है, जब निर्यात को बढ़ाना हो तो हमारे देश की सरकार हमारे मुद्रा का वैल्यू को गिरा देती है। नोटबंदी भी 3 बार हुआ, 1946, 1978, 2016, और अवमूल्यन भी 3 बार होता है, 49, 1966, 1991 में। आगे देखिएगा अगला, हमारे आधुनिक मुद्रा जो है उससे संबंधित कुछ फैक्ट है। 1 रुपए का नोट अपरिवर्तनशील मुद्रा कहलाता है। किस मुद्रा को अपरिवर्तनशील मुद्रा कहते हैं, 1 रुपए के नोट को। 1 रुपए के नोट को अपरिवर्तनशील मुद्रा कहते हैं, जिसमें वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है। इस पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। जितने भी मुद्रा होती है, करेंसी होती है, नोट होता है, उस पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, लेकिन 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी करा जाता है, और अपरिवर्तनशील मुद्रा का उदाहरण है। बाकी 2 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए का नोट आरबीआई छापती है, आरबीआई जारी करती है, और आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर का उस पर हस्ताक्षर होता है। 1 जुलाई 2011 से 25 पैसे व इससे कम मुद्रा अमान्य हो गए। 25 पैसे और उससे कम की मुद्रा अमान्य कब हो गए, 1 जुलाई 2011 से। 1 जुलाई 2011 से 25 पैसे और उससे कम की मुद्रा अमान्य हो गई। देश में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब अपनाई गई, मुद्रा की दशमलव प्रणाली 1957 में अपनाई गई। मुद्रा की दशमलव प्रणाली 1957 में अपनाई गई। 1957 से 1964 तक नया पैसा प्रचलन में था। 1957 से 1964 तक नया पैसा प्रचलन में था, जो टकसाल से उत्पादित होता था, जो मिंट से उत्पादित होता था। 1957 से 1964 नया पैसा प्रचलन में था, जो टकसाल से उत्पादित होता था, और 1964 में नया पैसा के स्थान पर पैसा आ गया। 1 पैसा, 2 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 5 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, ये जो नया पैसा की जगह पर पैसा आया, ये 1964 में। और 1957 में क्या आया, 1957 में आया साथियों नया पैसा, जो दशमलव प्रणाली पर आधारित था। फैक्ट है, क्योंकि याद रखिएगा, फिर से बता देते हैं। देश में मुद्रा दशमलव प्रणाली 1957 से 1964 नया पैसा प्रचलन में था, और 1964 में नया पैसा के स्थान पर पैसा सिर्फ आ जाता है। पैसा सुने होंगे, पहले नौका बोला जाता है, 1 नौका, 2 नौका, तो नौका मतलब क्या, वही नया पैसा। इसके बाद मुद्रा को हमने पढ़ लिया साथियों। मुद्रा के बाद हम बैंकिंग पढ़ेंगे। बैंकिंग में बैंकिंग प्रणाली क्या होती है, बैंकिंग का इतिहास कब से शुरू हुआ, बैंक में प्रमुख बैंक और अन्य बैंक, निजी बैंक, सार्वजनिक बैंक, सबको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, 18वीं शताब्दी में लगभग 1750 ईस्वी के आसपास में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई में कुछ एजेंसी हाउस
बंबई और कलकत्ता में कुछ एजेंसी हाउस की स्थापना की। बैंकिंग डायरेक्ट साथियों, कोई भी चीजें डायरेक्ट नहीं आती, उसके विकास का एक क्रम होता है। तो जो आज हमको बैंकिंग प्रणाली देखने को मिल रही है उसका इतिहास यहीं से शुरू होता है। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई और कलकत्ता में कुछ एजेंसी हाउस स्थापित की। एजेंसी हाउस बैंकिंग के तरह कार्य करने वाली सबसे पुरानी संस्थान एजेंसी हाउस। बैंकों का कह सकते हैं इतिहास एजेंसी हाउस। 1770 ईस्वी में अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित किया जाता है। भारत में सबसे पहला बैंक 1770, नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर एंड कंपनी, यानी कि पहला बैंक जो है हमारा निजी बैंक स्थापित हुआ था। 1770 अलेक्जेंडर एंड कंपनी बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित होता है, लेकिन असफल हो जाता है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान असफल हो जाता है। फिर आगे 1806 ईस्वी, 1806 ईस्वी, 1840 ईस्वी, 1843 ईस्वी, तीनों डेट आप याद रखिएगा। 1806, 1840 और 1843, ये तीन बैंक स्थापित होते हैं। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंक स्थापित होते हैं। इनका सन ध्यान रखिएगा। फिर आगे चल के तीनों बैंकों को 1921 में एक कर दिया जाता है, तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया जाता है और इसका नाम होता है इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक कब गठित होता है? 1921 में। इंपीरियल बैंक कब गठित होता है? 1921 में। इस इंपीरियल बैंक का स्थापना किस बैंक से हुआ है? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। यही इंपीरियल बैंक बनता है और इंपीरियल बैंक फिर एसबीआई बनता है। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और नाम बदल दिया जाता है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जुलाई 1955 को। थोड़ा सा राष्ट्रीयकरण के बारे में यहाँ देख लीजिएगा साथियों। हमारे देश में 1949 ईस्वी में बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1949 में बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसके तहत सबसे पहले आरबीआई का, जो 1935 में स्थापित आरबीआई था, उसका राष्ट्रीयकरण होता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के तहत 1949 में ही हो जाता है। फिर देखते हैं हम कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हो रहा है 1955 में। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में हो रहा है। फिर आगे चल के आप देखते हैं साथियों 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है और फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। तो पूरा राष्ट्रीयकरण वाला मसला आपका यहीं पे समाप्त। 1949 में राष्ट्रीयकरण के लिए एक्ट शुरू होता है, रेगुलेशन एक्ट शुरू होता है, आरबीआई का उसी सन में होता है। फिर 55 में एसबीआई का होता है, फिर 14 बैंकों का 1969 में और फिर 6 बैंकों का 1980 में राष्ट्रीयकरण होता है। आगे देखेंगे यहाँ पर बैंक 3 थे, फिर एक बैंक हुआ, एसबीआई बैंक हुआ, भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955 को। फिर इतिहास देखते हैं कि बैंकों में पहला भारतीयों द्वारा स्थापित बैंक, भारतीय पूंजी से स्थापित बैंक, यहाँ से कुछ कंफ्यूजन रहता है, वो सब दूर हो जाएगा आपका। देखिएगा 1865 में इलाहाबाद बैंक स्थापित होता है। यह संयुक्त पूंजी से स्थापित प्रथम बैंक था। संयुक्त पूंजी मतलब भारतीय और विदेशी पूंजी या अंग्रेजों की पूंजी। 1865 में इलाहाबाद बैंक स्थापित होता है, संयुक्त पूंजी से स्थापित पहला बैंक। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक स्थापित होता है, जो भारतीयों द्वारा पहला बैंक था। भारतीयों द्वारा पहला बैंक, भले विदेशी पूंजी लिया गया था उसमें, लेकिन भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक 1881। फिर 1894 में पंजाब नेशनल बैंक स्थापित होता है, जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक था। अब ये भी भारतीयों द्वारा पहला बैंक, ये भी भारतीयों द्वारा पहला बैंक। हमने कहा कि भारतीयों द्वारा प्रथम बैंक, लेकिन इसमें जो था साथियों पैसा लगा था, इन्वेस्टमेंट, वो विदेशियों का भी था, यानी कि अंग्रेजों का भी था। और ये पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। फिर 1949 में आता है बैंकिंग अधिनियम, भारतीय बैंकिंग अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसी के तहत 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। आगे देखिएगा जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं इनका स्थापना वर्ष पूछा जाता है। हमने कहा था पहले ही आपसे कि हम फैक्ट जितना भी है 70% वो पढ़ेंगे और जो कॉन्सेप्ट था 30% उसको भी कवर करेंगे। ये फैक्ट है, आपको 2 बार 3 बार पढ़ के याद कर लेना है। हमारे देश में आरबीआई की स्थापना होती है 1935 में। आगे हम आरबीआई का पूरा डिटेल, इकोनॉमी का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955, इंपीरियल बैंक 1921, आरबीआई 1935, भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955 और इंपीरियल बैंक 1921। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843, बैंक ऑफ मद्रास 1843। इसके बाद औद्योगिक बैंक, औद्योगिक निगम, भारतीय औद्योगिक निगम 1948, भारतीय औद्योगिक निगम 1948।
आईसीआईसीआई बैंक 1955, एचडीएफसी बैंक 1977, आईसीआईसीआई बैंक 1955, एचडीएफसी बैंक 1977, यूटीआई बैंक 1964, यूटीआई बैंक 1964, नाबार्ड बैंक 12 जुलाई 1982, नाबार्ड बैंक 12 जुलाई 1982, एक्सिम बैंक 1982, एक्सिम बैंक 1982। फिर इसके बाद भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक आईबीआरडी, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 1985, सिडबी बैंक स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1990, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। यूपी में एकमात्र बैंकिंग या वित्तीय संस्थान का हेडक्वार्टर वो सिडबी है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कौन से एक बैंक या वित्तीय संस्थान का मुख्यालय है, तो वह है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1990, मुख्यालय लखनऊ। राष्ट्रीय आवास बैंक 1988, राष्ट्रीय आवास बैंक 1988, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आपके क्षेत्र में अगल बगल दिखता है, पूर्वांचल बैंक, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गोरखपुर बैंक, गोरखपुर ग्रामीण बैंक, गोरखपुर क्षेत्रीय बैंक, उत्तर बिहार बैंक, दक्षिण बिहार बैंक, बिहार बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, ये तमाम जो है 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर 1975 में शुरू होता है। फिर एलआईसी 1956 में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये भी वित्तीय संस्थान है साथियों। एलआईसी जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी 1956 में एलआईसी। और जीआईसी 1972, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1972, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1972, आईडीबीआई बैंक 1964, आईडीबीआई बैंक 1964, आईडीबीआई बैंक 1964 में गठित होता है। इसके बाद आरबीआई को देखिएगा साथियों, इसको हम साथियों लास्ट क्लास तीसरे क्लास में पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी तीसरे क्लास में हम कंप्लीट करा देंगे। तीसरा क्लास जो आएगा आपको कल मिलेगा और पूरा उसमें हम इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा देंगे। जब तीनों इकोनॉमिक्स का क्लास कंप्लीट हो जाता है तो फिर अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक साथियों अपने चैनल में डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जुड़ जाइएगा। वही टेलीग्राम ग्रुप में अपने हम शेयर कर देंगे अपने नोट्स का ये पीडीएफ, और उसके बाद से हम अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जितना भी आप पढ़े हुए हैं उन सब का क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन बना करके अपलोड कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। आप वहां पर टेस्ट दीजिएगा, फिर परीक्षा दीजिए, मजबूती से आप भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ प्रस्तुत होंगे परीक्षा में। तो जो भी साथी यहाँ तक वीडियो देखे हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप एक गंभीर विद्यार्थी हैं। तो आप साथियों अपने चैनल को सपोर्ट करिए, थोड़ा सा दीर्घजीवी चैनल रहे, और आपके लिए और भी ज्यादा मेहनत करके हम कंटेंट लेकर गए हैं, रेगुलर हो, नियमित हो, उसके लिए ऊर्जा मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो आप साथी अपने स्टडी ग्रुप अपने छोटे भाई, बड़े भाई बहनों को, भाइयों को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, और उनके मोबाइल को लेकर के सब्सक्राइब कराइए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिए, कॉलेज ग्रुप में शेयर करिए, पढ़ने वाले बच्चों तक किसी तरह से पहुंचाइए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।